मुझे पता था कि उसका इरादा बुरा नहीं है। उठो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सेराफिन ने पाला है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बेहतर जानती हूँ कि उसके लिए पावर कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मैं सिर हिलाता हूँ। बस करो, जो हो गया वह हो गया, अब वापस नहीं जा सकते। लेकिन यारा और ज्यादा सिर झुका लेती है। फिर वह कहती है, केन, मैं रेन और नॉक्स की तरफ से भी माफी मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। क्या यह लड़की पैदा ही माफी मांगने के लिए हुई है? जिस पर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ठीक है, अगर माफी मांगनी है तो थोड़ी सिंसियरिटी भी दिखाओ। यारा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं मजाक में कह देता हूँ। तो फिर आज से यहीं रहो और कभी वापस मत जाना। कर सकती हो? लेकिन अगले ही पल यारा सिर उठाकर गंभीरता से कहती है, क्या मैं पहले वापस जाकर सबसे ठीक तरह से विदा ले सकती हूँ? यह सुनते ही मैं लगभग खांस पड़ता हूँ। अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। माफी स्वीकार है, अब खुश? सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे साथ क्या किया जाए। लेकिन यह सुनकर यारा थोड़ी डिसअपॉइंटेड दिखाई देती है। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकता और सीधे कोर्टयार्ड की तरफ लौट जाता हूँ। वहां पहुंचते ही मैं देखता हूँ कि होल्ट अपने हाथ में पकड़े डिवाइन वेपन को घूर रहा था। मुझे देखते ही वह भागकर मेरे पास आता है। ये तुम्हें कहां से मिला? इसके पीछे की फोर्जिंग स्किल और इसमें इस्तेमाल हुई फोर्बिडन टेक्निक्स का लेवल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। सच कहूं तो इसे बनाने वाला तुमसे काफी बेहतर है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सिखाने के लिए मना सकता हूँ। यह सुनते ही होल्ट की आंखें चमक उठती हैं। सच में इतना स्किल्ड इंसान, वह मुझे सिखाने के लिए तैयार होगा? मैं कंधे उचकाता हूँ। अगर उसने मना किया तो मैं उसे पीट कर मना लूंगा। उस हिस्से की चिंता मत करो। जिस पर होल्ट तुरंत सिर हिलाता है। किसी को पीट कर सिखाने पर मजबूर करना थोड़ा गलत लगता है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, ऐसी चीज फोर्ज करने वाला कम से कम पीक ग्रैंड एम्परर लेवल का होगा। क्या तुम पक्के तौर पर उसे हरा सकते हो? तभी बगल से जेफर बोल पड़ता है, होल, बस इस पर भरोसा करो। डेमन रियलम में कोई भी केन को मना नहीं करता जब तक कि उसे पिटना पसंद ना हो। यह सुनकर होल्ट और यारा दोनों पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं। कुछ देर बाद होल्ट जोर से हंस पड़ता है। बहुत बढ़िया, ऐसे में मैं स्काईफॉल एबिस जाकर कुछ अच्छे मटेरियल्स भी ले आता हूँ। इसके बाद मैं यारा और बाकी लोगों की तरफ इशारा करता हूँ। वैसे जिसने भी अभी तक ग्रैंड एम्परर रियलम हासिल नहीं किया है वह मेरे साथ चले। नीचे एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे शरीर को क्लींस कर सकती है। बाद में ग्रैंड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं जेफर की तरफ मुड़ता हूँ। जेफर, तुम्हारे पास क्रेग का सोल मैसेज मार्क होना चाहिए। उसे मैसेज भेजो, उसे यहाँ बुलाओ और कहो कि एक फॉर्जिंग रूम बनाने में मदद करे। बोलना ये मेरी रिक्वेस्ट है। जिस पर जेफर तुरंत सिर हिला देता है। इसके बाद मैं चारों को लेकर वहां से निकल जाता हूँ। कुछ समय बाद जेफर सोल मैसेज जेड निकालता है। हे क्रेग, मैं क्रेग बोल रहा हूँ। और फिर से तुम? बहुत बढ़िया, बाय। रुको रुको, क्या? इस बार मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। तो फिर कौन बुला रहा है? और कौन? वही अभी तुरंत यहाँ उसे फॉर्जिंग से जुड़ी मदद चाहिए। साथ में तुम्हें एक फॉर्जिंग रूम भी बनाना है। क्रेग तुरंत शक भरी आवाज में कहता है, फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि वह वापस आ गया है सिर्फ मुझे वहां घसीट कर ले जाने के लिए। और ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए वेपन फोर्स भी किया था। तुम्हें लगता है मैं दोबारा इस जाल में फंस जाऊंगा? जिस पर जेफर तुरंत कहता है, इस बार सच में वह वापस आ चुका है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। वो तो तुम पहले ही साबित कर चुके हो। यह सुनकर जेफर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह कहता है, मुझ पर भरोसा नहीं है? फ्रॉस्टेड से पूछ लो, वह यहीं मेरे साथ है। जिस पर अगले ही पल फ्रॉस्ट की आवाज सुनाई देती है। यह सच है, वह सच में वापस आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, वाह जेफर, काफी चालाक हो गए हो। इस बार उसकी आवाज की नकल नहीं की बल्कि फ्रॉस्ट को इस्तेमाल कर लिया। इंप्रेशन अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ रहा। जिस पर फ्रॉस्ट तुरंत हंस पड़ती है, हिम्मत है तो खुद आकर मिल लो। और अगले ही पल कनेक्शन कट जाता है। उधर डीमन रियलम के पूर्वी बंजर इलाके के ऊपर आसमान में खड़ा मैं अपने आसपास के परिचित नजारों को देख रहा होता हूँ। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यहीं से सब शुरू हुआ था। यही वह जगह थी जहां मैं पहली बार डीमन रियलम का सबसे ताकतवर इंसान बना था। यहीं मुझे सेलेस्टियल स्लेइंग ब्लैक फ्लेम मिली थी, जो एक ग्रैंड एम्परर को भी एक ही पल में खत्म कर सकती थी। इसके बाद मैं चारों की तरफ मुड़ता हूँ। इस बार मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अब ध्यान से सुनो, सब लोग मेरे पास ही रहोगे। अंदर और गहराई में जाने के बाद कोई भी मेरी एनर्जी बैरियर से बाहर नहीं जाएगा। वहां की डिमोनिक फ्लेम्स तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। इसके बाद मैं एलआरए को अलग बुलाता हूँ। एलआरए, अपनी छोटी बहन पर नजर रखना, उसे कहीं भागने मत देना। लेकिन इससे पहले कि एलआरए कुछ कहे, मोची तुरंत बोल पड़ती है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल गुड गर्ल बनकर रहूंगी। चारों में से सेना सबसे अच्छी तरह जानती थी कि स्काईफॉल एबिस कितना खतरनाक है। कई पीक ग्रैंड एम्परर्स यहाँ अपनी जान गंवा चुके थे। इसके बाद मैं बिना कुछ कहे चारों को अपनी शक्ति से घेर लेता हूँ और अगले ही पल हम रोशनी की एक किरण की तरह नीचे की ओर गिरने लगते हैं। दूर से यह देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सीधे स्काईफॉल एबिस के सेंटर में उड़कर जा रहे हैं। क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन मैं जरा भी नहीं रुकता, उल्टा मेरी स्पीड और बढ़ जाती है। पलक झपकते ही मैं सभी को लगभग
3 मील की गहराई तक ले आता हूँ, जिस पर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और अगले ही पल 30 फीट के रेडियस में एक विशाल लाइट शील्ड बन जाता है। यहीं रहकर कल्टीवेट करो। मैं और नीचे मटेरियल्स ढूंढने जा रहा हूँ। किसी भी हालत में इस शील्ड से बाहर मत निकलना। अगर कोई आसपास आ भी जाए तो उसे इग्नोर करना, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ठीक है डैड, मोची यहीं वेट करेगी। यह कहकर मैं और गहराई में उतर जाता हूँ। अपनी पिछली पीक स्ट्रेंथ पर भी मैं सिर्फ 35 मील नीचे तक पहुंच पाया था, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूं, मेरा इरादा बिल्कुल नीचे तक पहुंचने का था और जितना ज्यादा हो सके स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड इकट्ठा करने का भी। कुछ ही पलों में मैं 25 मील की गहराई पार कर जाता हूं और तभी मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाई देता है। एक महिला जिसकी एरे आर्ट्स पर पकड़ बेहद असाधारण थी। मैं उसे बस एक झलक भर देखता हूं और उसके आगे निकल जाता हूं। उसी समय वह महिला अपने पास से गुजरी काली रोशनी को फील करती है। असंभव, इस गहराई तक कोई ऐसे कैसे उड़ सकता है? लेकिन तब तक मैं आगे निकल चुका था। कुछ देर बाद मैं 35 मील की गहराई तक पहुंच जाता हूं। यही वह जगह थी जहां पिछली बार मैंने सारा स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड निकाल लिया था। मैं नीचे की तरफ देखता हूं। अब देखते हैं कि पिछली बार से दोगुनी ताकत के साथ मैं कितना नीचे जा सकता हूं। 2.5 मिनट बाद मैं 45 मील की गहराई तक पहुंच जाता हूं। इस दौरान मैं स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड के 2 विशाल टुकड़े भी इकट्ठा कर चुका था। मैं नीचे झांकता हूं। लगता है यह एबिस लगभग 50 मील पर खत्म होता है, लेकिन दोगुनी ताकत अब कम पड़ने लगी है। शायद अब मुझे 3 गुना ताकत इस्तेमाल करनी होगी। अगले ही पल मेरी कल्टीवेशन पावर 3 गुना बढ़ जाती है और तुरंत पहले वाला दबाव गायब हो जाता है। रॉ पावर से बेहतर कुछ नहीं। करीब 15 मिनट बाद मैं स्काईफॉल एबिस के बिल्कुल तल तक पहुंच जाता हूं और वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। सबसे नीचे बीचों बीच एक विशाल स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड का टुकड़ा तैर रहा था। इतना बड़ा टुकड़ा कि उससे अनगिनत चीजें फोर्स की जा सकती थीं। मैं उसके पास पहुंचकर ध्यान से देखने लगता हूं, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसके बिल्कुल सेंटर में एक अर्ध पारदर्शी एनर्जी मास धड़क रहा था, मानो उसके अंदर कोई जीवित चीज मौजूद हो। तो इसके अंदर सच में कोई जीवित प्रेजेंस है? और तभी वह एनर्जी मास अचानक मेरे ऊपर एक भयानक फोर्स ब्लास्ट छोड़ देता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं, तो छोटा सा जीव जिंदा भी है और काफी गुस्सैल भी। मैं एक हाथ उठाता हूं और वह फोर्स ब्लास्ट पल भर में बिखर जाता है। चलो देखते हैं तुम आखिर हो क्या। जिज्ञासा में मैं उसके और करीब जाने लगता हूं, लेकिन हर कदम के साथ वह एनर्जी मास और ज्यादा शक्ति छोड़ता है, मानो पूरी कोशिश कर रहा हो कि मैं उसके पास न पहुंचूं। काफी जिद्दी हो, लेकिन क्या सच में लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? आखिरकार मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाता हूं और ब्लैक फ्लेम को उसके ऊपर रख देता हूं, जिस पर वह एनर्जी मास तुरंत शांत हो जाता है। पहले भी जब मैं स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड इकट्ठा करता था, तब सेलेस्टियल स्लेइंग ब्लैक फ्लेम से उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता था, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता था कि यह चीज आखिर है क्या। इसे साथ ले चलता हूँ, शायद किसी और को इसके बारे में कुछ पता हो। उधर 3 मील नीचे वही महिला जिसे मैंने 25 मील की गहराई पर देखा था, लाइट शील्ड के सामने खड़ी थी। वह उत्सुकता से उसे देख रही थी। यह आखिर है क्या? इतनी कम कल्टीवेशन वाले लोग इसके अंदर जिंदा कैसे हैं? लेकिन तभी उसकी नजर अचानक यारा पर टिक जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रुको, उस लड़की के पास इनेट अरे फिजिक है। चाहे किसी का अरे टैलेंट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वह इनेट अरे फिजिक की बराबरी नहीं कर सकता। क्या यह शील्ड उसी ने बनाया है? ऐसा टैलेंट अगर स्टूडेंट बन जाए तो वह मेरी सबसे बड़ी लेगेसी होगी। यह सोचकर वह यारा की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह करीब आती है, उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। रुको, इसकी एनर्जी तो सेलेस्टियल रेल्म की है। उसी समय यारा अपनी आंखें खोल देती है और सामने खड़ी लाल कपड़ों वाली महिला को देखती है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जिस पर महिला तुरंत अपना रवैया बदल देती है। माफ करना, मैंने सेलेस्टियल रियलम की एनर्जी महसूस की, इसलिए कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो दिया। असल में मैंने तुम्हारे अंदर इनेट अरे फिजिक महसूस किया है और मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम मेरी पूरी एरे लेगेसी इनहेरिट करना चाहोगी? यह कहते हुए वह अपनी एरे आर्ट्स की शक्ति दिखाती है और उसे देखकर यारा पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। सेलेस्टियल रियलम में उसने जितने भी एरे मास्टर्स देखे थे, उनके मुकाबले यह महिला आसमान और जमीन का फर्क रखती थी। यारा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप सीरियस हैं? आप सच में मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हैं? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी मौजूदा कल्टीवेशन छोड़कर डीमन रियलम टेक्निक्स से शुरुआत करनी होगी। यह सुनते ही यारा का चेहरा उतर जाता है, लेकिन तभी एलआरए तेज आवाज में उसे पुकारती है। यारा कुछ देर सोचती है। क्या केन के वापस आने तक इंतजार कर सकती हैं? वह कब लौटेगा? और ये शील्ड क्या तुमने बनाया है? वह किसी काम से गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और शील्ड उनकी बनाई हुई है? यह सुनते ही लाल कपड़ों वाली महिला चौंक जाती है। इतना असाधारण अरे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका नाम एम्बर था, डीमन रेल्म की सबसे ताकतवर अरे मास्टर। जिज्ञासा में वह शील्ड को छू लेती है और अगले ही पल एक भयानक शक्ति उसके ऊपर टूट पड़ती है। एम्बर तुरंत अपनी सबसे मजबूत डिफेंस एक्टिवेट कर देती है, लेकिन एम्परर ऑरा के टकराते ही आसमान और जमीन दोनों अंधेरे में डूब जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वह अपनी सीमा तक पहुंच जाती है। उसके दिल में पछतावा भर जाता है।
और तभी उसके पीछे एक फिगर प्रकट होता है। मैं शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछता हूँ, ब्लेड से तुम्हारा क्या रिश्ता है? डेमन रियलम के सबसे बड़े अरे मास्टर, क्या तुम उसकी स्टूडेंट हो? एम्बर अपनी आखिरी बची हुई ताकत से जवाब देती है, नहीं, वह मेरा जूनियर है। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं सारा दबाव गायब हो जाता है, जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, अगर तुम उसकी सीनियर हो और अभी मैंने तुम्हारे अंदर कोई हॉस्टिलिटी महसूस नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। एम्बर आखिरकार राहत की सांस लेती है, लेकिन जब वह सिर उठाकर मुझे देखती है तो तुरंत जम जाती है। ये वही इंसान है जिसे मैंने 25 मील की गहराई पर देखा था। इसके बाद मैं LRA के पास जाता हूँ और उससे पूरी कहानी सुनता हूँ। सब समझने के बाद मैं यारा की तरफ मुड़ता हूँ। अगर तुम इन्हें अपना मास्टर बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी कल्चरेशन छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास एक तरीका है। यारा कुछ देर चुप रहती है। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वह असल में किस बात को लेकर परेशान है। अगर तुम सार्फेन और नॉक्स की वजह से रुक रही हो तो रुकना बंद कर दो। सार्फेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पावर है। अगर तुम उसे कहो कि तुम यहाँ और ताकतवर बनना चाहती हो तो वह मान जाएगी। और जहां तक नॉक्स की बात है, उसे मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि मेरे मन में एक और वजह भी थी। अगर यारा यहाँ रहती है तो बच्चों का ध्यान रखने वाला एक भरोसेमंद इंसान और मिल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद यारा आखिर कहती है, मुझे थोड़ा सोचने दो, वैसे भी अभी वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। उधर एम्बर एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और अंदर ही अंदर वह खौल रही थी। स्टूडेंट तो मैं बनाने आई थी, लेकिन यहाँ कोई मुझसे पूछ तक नहीं रहा। जब एम्बर आखिरकार सिर उठाती है तो वह देखती है कि मैं पहले से उसके सामने खड़ा हूँ। हम शैडो सिटी की तरफ जा रहे हैं, साथ चलोगी? जिस पर एम्बर तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहती है। और मेरी राय में तुम्हारी अरे आर्ट्स उस बूढ़े ब्लेड से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। फिर उसने कभी तुम्हारा जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया? जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा, मेरा जूनियर हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता है। उसे डर रहता है कि कहीं मैं डीमन रियलम की नंबर 1 अरे मास्टर वाली उसकी पोजीशन न छीन लूं, इसलिए वह मेरे बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहता। इसके बाद वह आगे कहती है, वैसे भी मैं हमेशा अपनी रिसर्च में इतनी बिजी रही कि फेम की कभी परवाह ही नहीं की। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्पीलेस रह जाता हूँ। वह बेशर्म बूढ़ा आदमी मेरी सोच से भी ज्यादा खराब निकलता है। आधे घंटे बाद मैं शैडो वेल सिटी के कोर्टयार्ड में वापस पहुंचता हूँ। जैसे ही मेरी नजर क्रेग पर पड़ती है, मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। क्रेग, तुम सच में आ गए? जिस पर क्रेग कहता है, सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। शुक्र है फ्रॉस्ट ने खुद मुझे सोल मैसेज भेजा, वरना मैं ये सब मिस कर देता। फिर जेफिर बोलता है, मैंने इस जिद्दी बूढ़े आदमी को बताया था कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यह किसी भी हालत में यकीन करने को तैयार नहीं था। जिस पर क्रेग पूरी मासूमियत से कहता है, तुम्हें नहीं पता जेफिर कितनी बार झूठ बोल चुका है। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। यह सुनकर मैं ऑकवर्ड तरीके से हंस देता हूँ। तभी मोची दौड़ती हुई आती है। डैड, ये कौन है? मैं जवाब देता हूँ, इनका नाम क्रेग है। ये मेरे पुराने दोस्त हैं। तुम इन्हें जो चाहो बुला सकती हो। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि मोची सीधे क्रेग की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाती है, ग्रैंडपा क्रेग। जिस पर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ, जबकि क्रेग भी बुरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। ये तुम्हारी बेटी है? साइड में खड़ी एलरा भी तुरंत बोल पड़ती है। ग्रैंडपा। दोनों का ये डबल अटैक पड़ते ही क्रेग पूरी तरह ढेर हो जाता है। फिर वह जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों कमाल हो। ग्रैंडपा क्रेग को तो ये भी नहीं पता था कि तुम लोग एग्जिस्ट करती हो। मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर गिफ्ट नहीं लाया तो इसकी भरपाई कर देता हूँ। इसके बाद वह 2 शानदार स्वॉर्ड निकालता है। ये मेरी सबसे बेहतरीन 10th टियर सोर्ड्स हैं। इन्हें ग्रैंडपा क्रेग की तरफ से वेलकम गिफ्ट समझो। मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखता हूँ जो अभी भी हिचकिचा रही होती हैं। जिस पर मैं कहता हूँ, ले लो। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वैसे एक एक से काम नहीं चलेगा, अच्छी चीजें ज्यादा हों तो और बेहतर होता है ना? वे दोनों ग्रैंडपा भी फ्री में नहीं आए थे, क्यों ना 2 और मांग लें, ताकि यारा और सेना को भी दे सकें। हाँ हाँ, जितनी चाहो ले लो। तुम्हारे ग्रैंडपा के पास हर चीज की भरमार है, खासकर वेपन्स की। यह सुनते ही मोची और लरा खुशी से बोल उठती हैं, थैंक यू ग्रैंडपा क्रेग। जिस पर क्रेग की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। ये देखकर फ्रॉस्ट और जेफर दोनों पूरी तरह स्टंडेड रह जाते हैं। ये वही कंजूस बूढ़ा आदमी है जो आज ऐसा बिहेव कर रहा है। जब मेरी बेटियां अपने नए वेपन्स संभाल लेती हैं, तब मैं क्रेग को एक तरफ ले जाता हूँ। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने की सबसे बड़ी वजह किसी से मिलवाना है। ये होल है, सेलेस्टियल रियलम से मेरा अच्छा दोस्त। क्या तुम दोनों ने बात कर ली? जिस पर क्रेग तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। हमने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है। फिर मैं कहता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। होल के लिए कुछ आइटम्स फोर्स करो और अपना एक्सपीरियंस भी उसे पास ऑन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। रुको, तुम्हें फॉर्जिंग करवानी है? इसका मतलब तुम्हें फिर से कोई रेयर मटेरियल मिल गया? एक मास्टर फॉर्जर के लिए मिस्टीरियस मटेरियल से ज्यादा एक्साइटिंग और कुछ नहीं होता। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, इस बार काफी कुछ मिला है, देखो इससे क्या बना सकते हो। यह कहते हुए मैं स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड का पूरा ढेर बाहर निकाल देता हूँ। इसे देखते ही क्रेग की आंखें चमक उठती हैं। आज के बाद मैं सिर्फ दुनिया का सबसे महान फॉगर नहीं रहूंगा, मैं इतिहास का सबसे महान फॉगर बन जाऊंगा। ऐसा स्टैंडर्ड जिसे कोई कभी पार नहीं कर पाएगा। जिस पर मैं संतुष्ट होकर सिर हिला देता हूँ। पहले की तरह, पहले हिसाब लगाओ कि कितने आइटम्स फोर्स हो सकते हैं, फिर ब्लूप्रिंट्स लेकर आना, उसके बाद मैं
चुनूंगा। इसके बाद मैं यारा और एम्बर के पास पहुंचता हूँ। तुम दोनों आराम से बात कर लो। जिस पर सेराफिन गहरी सांस लेकर कहती है, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। स्काईफॉल एबिस में यारा अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी, लेकिन एम्बर से बात करने और मोची से 10th टियर स्वॉर्ड मिलने के बाद उसका फैसला पूरी तरह बदल चुका था। दूसरी तरफ सेराफिन गहरी सांस लेकर तुरंत नॉक्स को सोल मैसेज भेजती है। वहां क्या चल रहा है? यारा किसी खतरे में तो नहीं है? जिस पर जवाब आता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ है। मुझे एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। केन की मदद से मैंने इनेट अरे फिजिक अवेकन कर लिया है। ये शब्द सुनते ही नॉक्स, रेन और टो वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही सब लोग इनेट अरे फिजिक का नाम सुनते हैं, पूरा माहौल शांत हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? इनेट अरे फिजिक, क्या वो सिर्फ लेजेंड्स में मौजूद नहीं था? मैं पूरी तरह श्योर हूं। जिस पर यारा पूरी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें बताती है। यह सुनते हुए सेराफिन की भौहें और सिकुड़ती जाती हैं। ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, और ये महिला भी उसी इंसान की सीनियर निकलती है जिसे केन जानता है। जिस पर यारा कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, ये सब केन की वजह से है। और सच कहूं तो मुझे भी ये बात हाल ही में पता चली। वह कुछ पल रुकती है। किसने सोचा था कि मेरा फॉर्मर ब्रदर इन लॉ वही लेजेंडरी इटर्नल नाइट डीमन एम्परर निकलेगा? जिस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सेराफेन ने पूरी जिंदगी मेहनत की, केन तो उससे भी कहीं ऊपर से अपनी जर्नी शुरू करता है। तभी नोक्स, जो हमेशा केन की बुराई करता आया है, बोल पड़ता है। उसमें इतना खास क्या है? वह डीमन रियलम का सिर्फ एक पीक ग्रैंड एम्परर है। एक दिन सेराफेन उसे पार कर जाएगी। वह इटर्नल नाइट डीमन एम्परर के बराबर खड़ी होगी। यह सुनकर यारा के इमोशंस बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बेहतर होगा कि वह सच्चाई न बताए, वरना सेराफीन का पूरा विश्वास उसी पर टूट जाएगा। इसलिए वह सिर्फ इतना कहती है, केन यहाँ बेहद पावरफुल है। जिस पर नॉक्स बेचैन होकर कहता है, रुको यारा, क्या उस आदमी ने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ किया है? तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? यह सुनते ही यारा फट पड़ती है। मुझे अच्छी तरह पता है केन कैसा इंसान है। साफ सुन लो, अगर तुमने उसके बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मेरा कोई भाई नहीं है। मामला बिगड़ता देखकर सेराफिन तुरंत बीच में बोलती है, यारा शांत हो जाओ, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं, इस बारे में बाद में फिर बात करेंगे। यह कहकर वह सोल मैसेज खत्म कर देती है, लेकिन यारा उसकी सोच समझ जाती है और तुरंत होल को मैसेज भेजती है। सेलेस्टियल रियलम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन होल को जवाब नहीं देता। जिस पर नॉक्स दांत भींचते हुए कहता है, कुछ न कुछ जरूर गलत है। फिर वह कहता है, रुको मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, शायद वह बिजी होगा। तभी पूरे समय चुप बैठा रेन अचानक बोलता है, मॉम, मुझे लगता है यारा सच कह रही है। डैड ऐसे इंसान नहीं है। जिस पर नोक्स ठंडी आवाज में कहता है, रेन, ये मत समझो कि तुम अपने पिता को जानते हो। तुम्हारी माँ के अलग होने से पहले क्या तुमने कभी सोचा था कि वह डीमन रियलम से हैं? यह सुनकर रेन चुप हो जाता है, लेकिन तभी सोल मैसेज अचानक एक्टिवेट हो जाता है। सेराफिन, इतनी जल्दी क्या है? कुछ काम था? हाँ, मुझे सिर्फ एक बात कंफर्म करनी है। मेरी बहन अचानक वहां हमेशा के लिए रहने की बात कर रही है। इसके बाद सेराफिन यारा से सुनी हुई पूरी बात दोबारा होल को बताती है। क्या यह सब सच है? जिस पर होल तुरंत बोल पड़ता है, एक एक शब्द सच है, चिंता मत करो। तुम्हारा एक्स यहाँ डरावनी हद तक पावरफुल है, और कुछ अगर नहीं तो मुझे वापस काम पर जाना है। यह सुनकर सेराफिन के अंदर बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। होल, क्या तुम सच में जो कह रहे हो वह सब सच है? जिस पर होल नाराज होकर कहता है, सेराफिन, ये मेरे साथ गलत है। मैंने तुमसे कब झूठ बोला? अगर भरोसा नहीं है तो मैसेज करने की जरूरत ही क्या थी? यह कहकर होल कनेक्शन काट देता है। दूसरी तरफ सेराफिन गहरी सोच में डूब जाती है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। यारा को वापस आना होगा, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही सही। जिस पर नॉक्स आह भरते हुए कहता है, हालात देखकर तो नहीं लगता कि वह वापस आएगी। यहाँ तक कि होल भी। लेकिन सेराफिन उसकी बात बीच में ही काट देती है। सच्चाई जानने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वापस बुलाओ और अपनी आंखों से देखो। अगर सब सच निकला तो हम उसे जाने देंगे। करीब 15 मिनट बाद यारा मुझे अकेले ढूंढ लेती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं हमेशा के लिए यहीं रहने वाली हूँ। लेकिन सेराफिन को लगता है कि यह फैसला मेरा अपना नहीं है, इसलिए मुझे एक बार वापस जाना होगा। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, यारा, तुम्हारा यहाँ रहना सबसे अच्छा आउटकम होगा। जाओ, तुम कब निकलना चाहती हो? अभी। मैं सिर हिलाता हूँ और एक ही वॉइड स्टेप में उसे डीमन रेल्म और सेलेस्टियल रेल्म की सीमा तक ले जाता हूँ। केन, यहाँ तक काफी है, ठीक है। जब सब खत्म हो जाए तो मुझे सोल मैसेज भेज देना। इसके बाद हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। 1 घंटे बाद यारा अपनी बहन के सामने पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि हॉल में 2 अजनबी पहले से खड़े हैं। उनमें से एक ऑल्ड्रिच है, सेलेस्टियल रेल्म का नंबर 1 अरे मास्टर, और दूसरा एक पीक ग्रैंड एम्परर है जो सोल कल्टीवेशन में स्पेशलाइज करता है। यह देखकर यारा हल्की सी आह भरती है। उसे पहले से पता चल चुका है कि आगे क्या होने वाला है। सेराफिन, मैं यहाँ सिर्फ ये दिखाने आई हूँ कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और तुम्हें खुद अलविदा कह सकूं। अब जब दोनों काम हो चुके हैं तो मुझे चलना चाहिए। लेकिन सेराफिन उसे रोक देती है। रुको, इससे सिर्फ यह साबित होता है कि तुम सुरक्षित हो, यह साबित नहीं होता कि तुम्हें धोखा नहीं दिया गया। यह सुनते ही यारा के शरीर से एक अजीब सी चमक निकलने लगती है। तो खुद देख लो, ये इन्नेट अरे हाइफन फिजिक है या नहीं। लेकिन उसी समय ऑल्ड्रिच की आंखों में
गहरी छिपी हुई लालच साफ दिखाई देती है। वह सिल्वारा की तरफ एक नजर डालता है और सिल्वारा तुरंत उसका इशारा समझकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है, जिस पर सिल्वारा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, लेकिन क्या अरे आर्ट सीखने के लिए तुम्हें सच में डीमन रेल्म तक जाने की जरूरत है? इसके बाद वह ऑल्ड्रिच की तरफ इशारा करती है। मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ ऑल्ड्रिच से, जो सेलेस्टियल रेल्म के सबसे महान अरे मास्टर हैं। जिस पर ऑल्ड्रिच घमंड से मुस्कुराता है। सिल्वारा बिल्कुल सही कह रही है। डीमन रेल्म का नंबर 1 अरे मास्टर आखिर है ही क्या? उसे मेरे सामने आने दो, मैं उसे एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। यह सुनकर यारा इस घमंडी और खुद पर फूले हुए ऑल्ड्रिच को घूरने लगती है, जबकि उसके अंदर गुस्से की लहर उठने लगती है। मुझे एक बार आपका सबसे पावरफुल अरे फॉर्मेशन देखने का मौका मिला था, लेकिन अगर उसकी तुलना डीमन रियलम वाले अरे